अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हनान। बाय प्रोफेशन मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ और ये हमारी सीरीज़ चल रही है बायोस्टैट को अंडरस्टैंड करने की। और इसके अंदर आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमने किस तरह रिस्क को मेजर करना है या क्वांटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज एंड स्टैट्स। जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे फार्मूलाज हैं उनमें ऑड्स रेशो है, फिर रिलेटिव रिस्क है, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एट्रीब्यूटेबल रिस्क है, उसके अलावा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिस्क रिडक्शन है, और उसके अलावा कुछ और स्टैट्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो ये एक टेबल मैंने नीचे बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं कंटिजेंसी टेबल। ये 2 बाई 2 का टेबल होता है, इसको बहुत ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपने अच्छी तरह अपनी मेमोरी पे पेस्ट कर लेना है, ऐसे ही जैसे एक फोटोग्राफिक मेमोरी में पेस्ट कर सकता है कोई, ताकि अगर कभी भी आपके पास डाटा आए तो आपको पता हो कि ये चीज़ मैंने यहाँ लिखनी है और ये डाटा मैंने यहाँ लिखना है, और इससे मैं सॉल्व कर सकूँगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये इजी मार्क्स हैं एग्जाम के अंदर। और ये देखना हो कि इसमें जो डाटा है वो किस तरह हम लिखते हैं। तो जो वर्टिकल कॉलम है उसके अंदर हम एक्सपोजर को लिखेंगे। इसके अलावा हम आउट इंटरवेंशन को भी लिख सकते हैं, लेकिन बस आप अभी इस चीज़ को समझे कि हम कोई स्टडी है उसका एक्सपोजर है वो हम यहाँ वर्टिकल कॉलम में लिखेंगे। और जो ऊपर टॉप पे हॉरिजेंटल कॉलम है वहाँ हम लिखेंगे कि डिजीज या नॉन डिजीज्ड लोगों का कॉलम होगा वो। इस तरह करके 4 ब्लॉक्स बने हुए A, B और C और D। तो अगर हम एक्सपोज्ड हुए हैं और साथ ही डिजीज हो गई है और जितने लोगों को वो डिजीज हुई है उसका डाटा जो है वो हम ए कॉलम में लिखेंगे। और अगर एक्सपोज्ड हुए हैं और डिजीज्ड नहीं हुए तो उसका हम डाटा बी कॉलम में लिखेंगे। और अगर हम एक्सपोजर नहीं हुआ और फिर भी डिजीज हो गया है, और तो कितने लोगों का ये डाटा था, कितने लोग इससे अफेक्ट हुए हैं, लेकिन तो वो हम सी कॉलम में लिखेंगे। और अगर डाटा के अंदर ना इधर एक्सपोज हुए हैं ना इधर डिजीज है, नॉट डिजीज हैं, तो वो हम डी कॉलम के अंदर लिखें। तो फर्स्ट करें, ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि सन एक्सपोजर से स्किन कार्सिनोमा होता है। तो अब हमने अपने रिस्क फैक्टर को देखना है कि रिस्क फैक्टर हमारा एक्सपोजर किस चीज़ का है और हमारी डिजीज़ क्या है। तो स्किन कार्सिनोमा कोई भी हो सकता है, मेलानोमा, स्क्वेमस सेल या बेसल सेल कार्सिनोमा। हम कोई भी, हम जस्ट उसको स्किन सिंप्लीफाई करने के लिए स्किन कार्सिनोमा कह रहे हैं। तो अब हमारे पास एक्सपोजर जो है ना, वो हमारे पास है सन एक्सपोजर। तो कितने लोगों को सन एक्सपोजर होगा, तो वो हमारा ये वर्टिकल कॉलम बन जाएगा जहां ये सन का साइन बना हुआ है। और जो नीचे नो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि यहाँ वो लोग आएंगे जिनका एक्सपोजर नहीं हुआ, ठीक है, सन के साथ। तो अगर हमारे पास सन के साथ एक्सपोजर होने वाले लोग 100 हैं और उन लोगों का जिनका एक्सपोजर नहीं हुआ वो भी 100 है, तो ये हमने आउटसाइड ऑफ द टेबल लिख दिया कि टोटल लोग 100 और 100 हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि डिजीज के ऊपर, कि डिजीज हमारे पास स्किन कार्सिनोमा थी और वो लोग जिनको स्किन कैंसर नहीं हुआ। तो अब हमारे पास फर्ज करें कि टोटल लोग ऐसे थे जिनको स्किन कार्सिनोमा हुआ वो 10 थे, और जिनका लोगों को स्किन कार्सिनोमा नहीं हुआ वो 190 थे। तो हमने उनको नीचे लिख दिया टोटल में, यहाँ 10 और 190 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे कॉलम्स हो गए हैं कि स्किन जो एक्सपोजर, सनलाइट का जो एक्सपोजर होगा और नो एक्सपोजर होगा वो वर्टिकल कॉलम में आएंगे। और जो टॉप के हॉरिजेंटल कॉलम है वहाँ डिजीज या नॉर्मल लोग आएंगे। अब हमने निकालना है कि फर्स्ट करें कि 9 लोगों को स्किन कार्सिनोमा हुआ है और वो सन एक्सपोजर भी उनके अंदर था। तो इसका मतलब यह है कि टोटल जो एक्सपोजर हुए थे वो हमारे पास कितने थे, 100 थे। तो अभी आपने जस्ट इसको अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ एक एग्जांपल है कि जो 9 लोगों को एक्सपोजर हुआ और उनको स्किन कार्सिनोमा हुआ, तो वो हम 9A वाले कॉलम में लिख देंगे, जो कि बेसिकली स्किन एक्सपोजर और सन एक्सपोजर और स्किन कार्सिनोमा वाला कॉलम है, का ब्लॉक है। उसके साथ फिर इसका मतलब यह है कि अगर 100 से हम 9 को माइनस करेंगे तो 91 लोगों को, इवन तो उन्होंने एक्सपोजर लिया है लेकिन उनको स्किन कार्सिनोमा नहीं हुआ। एक ऐसा भी बंदा था जिसने सन एक्सपोजर नहीं भी लिया फिर भी उसको स्किन कार्सिनोमा हो गया, वो 1 था। तो 1 हम फिर सी कॉलम में लिख देंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ है नो के साथ।
और बाकी इसका मतलब है 99 लोगों को नहीं हुआ कार्सिनोमा। तो ये सिंपल सा टेबल है। इसी तरह करके हमने ये डाटा को बताना होता है कि कौन सा कॉलम के अंदर कौन सा डाटा आएगा, और उसके बाद हमने फॉर्मूला लगा के डाटा उसे एक्सट्रैक्ट करना होता है। सबसे पहले जो हमारे पास स्टडी हम करते हैं मोस्टली, वो है केस कंट्रोल स्टडी। और केस कंट्रोल स्टडी के लिए जो हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, हम उसको कहते हैं ऑड्स रेशो। तो ये ओ आर है, कंट्रोल द केस इन द ओ आर। सो ओ आर से बनता है ऑड्स रेशो। तो ये आपने याद रखना है कि जो भी केस कंट्रोल स्टडी होगी उसके अंदर हम ऑड्स रेशो लगाएंगे। ठीक है। तो इसके अंदर केस कंट्रोल स्टडी को थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं कि वो होती क्या है। होता यह है कि केस कंट्रोल स्टडी के अंदर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं केसेस और कंट्रोल की बेसिस पे। केसेस वो लोग होते हैं जिनको डिजीज होती है, और कंट्रोल वो लोग होते हैं जिनको डिजीज नहीं होती। फिर हम उनसे पूछते हैं कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर पहले कितना सन एक्सपोजर लिया है, अगर हमने एक लिमिट सेट की हुई है। या हम पूछ लेते हैं कि आपका क्या प्रोफेशन है, तो हमें पता चल जाता है कि उनका एक्सपोजर कैसा था। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम इसमें डिजीज से बैकवर्ड आ रहे होते हैं टूवर्ड एक्सपोजर। तो केस कंट्रोल से आपने याद रख लेना है कि इसमें हमेशा हमने पहले क्या लेने हैं, केस और कंट्रोल लेने हैं, और फिर हमने उन पे एक्सपोजर की तरफ आना है। अब इसमें एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे बचपन के अंदर मेरी आदत बहुत ज़्यादा थी कि मैं बहुत करीब से जो है ना टीवी देखा करता था। तो काफ़ी अरसे बाद जो है ना मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे ब्लैक बोर्ड पे नज़र नहीं आता। तब से मेरे जहन में एक थ्योरी चलती है कि शायद जो है ना मैंने बहुत करीब से टीवी देखा था, और उस टाइम शायद 2003 का वर्ल्ड कप भी चल रहा था। तब से मुझे ग्लासेस लगी हैं। तो इस चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। अ, इसका हाइपोथेसिस हमारा क्या है कि क्या सन ग्लासेस का, या जिन लोगों को स्पेक्टेकल्स लगते हैं उनको हम लेते हैं एज अ डिजीज पॉपुलेशन, और जिनको नहीं लगते उनको हम नॉर्मल पॉपुलेशन लेते हैं। और उनसे हम पूछेंगे क्या उन्होंने बचपन में करीब से टीवी देखा था या नहीं। तो हम इसको सिंपल कह देंगे कि उनका एक्सपोजर टीवी के साथ हुआ था कि नहीं। अब हम जो है हमें बताया गया है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन थी जो हमने ली थी वो 200 थी। उनमें से 100 वो लोग थे जिनको ग्लासेस लगे हुए थे, और 100 वो लोग थे जिनको जो कि नॉर्मल उनकी विजन थी, उनको कोई मायोपिया नहीं था। फिर अब हम उनसे पूछते हैं कि आप कितने लोग उनमें से देखते होते थे टीवी करीब से, और कितने लोग नहीं देखते थे। तो हमें पता चलता है कि जिन लोगों को ग्लासेस लगे हैं या मायोपिक थे, उनमें से 50 लोग जो है ना वो टीवी देखते थे। और जिनको नहीं लगी उनमें से सिर्फ 5 लोग ऐसे थे सो के अ, जो कि टीवी करीब से देखते थे। तो ये हमारा 2 बाई 2 का कॉलम है, 2 बाई 2 का टेबल है। और हमारा एक साइड पे हमने एक्सपोजर लिखना है, और एक साइड पे हमने डिजीज और नॉर्मल लोगों के बारे में लिखना है। तो अब क्योंकि हमें इन्होंने दिया हुआ है कि हमारी टोटल पॉपुलेशन जो स्पेक्टिकल्स लोग हैं और जो नॉर्मल लोग हैं वो 100 है। तो अब हमने इस डाटा को इस टेबल में पुट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? अ, ये जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है ये इसीलिए है ताकि हमें पता चल जाए कि हमने डाटा को किस तरह पुट करना है। तो इसका मतलब है 100 वो लोग थे जिनको स्पेक्टिकल्स लगे थे, ये मैंने बॉटम पे 100 लिखा हुआ है। और 100 नॉर्मल विजन के लोग थे, वो भी मैंने बॉटम पे 100 लिखा हुआ है। अब ये एक्सपोजर का टीवी बनाया हुआ है, और नो का मतलब ये है कि उन्होंने करीब से टीवी नहीं देखा। तो सबसे पहले हमारे पास 100 वो लोग हैं, उनमें से 50 लोग वो थे जिन्होंने टीवी को देखा था। तो ये हमारा जो पहला ए कॉलम है, इसके अंदर 50 लोग वो हैं जिन्होंने टीवी को देखा था, और 50 लोग ही वो हैं जिन्होंने जिनको जो मायोपिक हो गए थे, उनको स्पेक्टिकल्स लगे थे। ठीक है। और फिर हमारे पास 50 में से कुछ ऐसे भी लोग थे। इसका मतलब यह है कि 50 ऐसे लोग भी हमारे पास थे जिन्होंने करीब से टीवी नहीं देखा, स्टिल वो मायोपिक थे। तो वो हम फिर नीचे वाले कॉलम में लिख देंगे 50। सो ये टोटल हमारे पास जो हमारे पास पॉपुलेशन आ गई, हम इसको अगर 50 + 50 करें तो वो हमारे पास 100 आ गया। जो ऊपर वाला कॉलम आ गया उसे हम मैच कर लिया। अब ऐसे भी लोग थे जिन लोगों ने कभी करीब से टीवी नहीं देखा, और जिन्होंने करीब से टीवी देखा है
और फिर भी उनको जो है आ, आ, ग्लासेस नहीं लगे या वो मायोपिक नहीं हुए, यानी कि वो उन्होंने एक्सपोजर लिया है। तो हमारे पास 5 ऐसे लोग हमें मिले जिन्होंने इवन दो एक्सपोजर लिया है लेकिन वो मायोपिक नहीं हुए। तो वो हम 5 इधर लिख देंगे। अब हमारे पास टोटल पॉपुलेशन नॉर्मल लोगों की कितनी थी? 100। तो जो 5 में से अगर आप माइनस करें तो 95। 5 में से 100 में से अगर आप 5 को माइनस करें तो हमारे पास 95 आ जाएगा। तो 5 + 95 इज इक्वल टू 100। तो ये हमारा डाटा एक तरह से सेट हो गया। लेकिन अगर आप ये देखें टीवी, जिन लोगों ने टीवी को या एक्सपोजर जिन्होंने लिया था तो वो हमारे पास 50 + 5 इज इक्वल टू 55 आ जाएगा। और जिन्होंने हमारे पास एक्सपोजर नहीं लिया उसकी पॉपुलेशन, उसकी जो अगर हम एडिशन करेंगे तो उसकी टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी जिन लोगों ने एक्सपोजर नहीं लिया 145। तो यही नेक्स्ट जो कॉलम है इसमें यही बताया है कि हमें अब पता चल गया है कि टोटल हमारे पास वो लोग जिन्होंने एक्सपोजर लिया वो कितने थे 55, और जिन्होंने एक्सपोजर नहीं लिया वो हो गए टोटल 145। अब ऑड्स रेशो का क्या फार्मूला है? सो ऑड्स रेशो का फार्मूला ये है कि हम डिजीज्ड को ऊपर रखते हैं और नॉन डिजीज जो लोग होते हैं वो हम उनकी रेशो जो होती है वो हम नीचे रखते हैं। यानी कि ऊपर वाला जो हमारा डिवीजन के साइन से ऊपर वाला पोर्शन है जिसमें डिजीज एक्सपोज्ड ओवर डिजीज नॉन एक्सपोज्ड लिखा हुआ है, ये एक हमारा है। इसको हमने डिवाइड करना है नॉन डिजीज एक्सपोज से और नॉन डिजीज नॉन एक्सपोज से। सो ऑड्स रेशो बेसिकली है क्या? ऑड्स रेशो के अंदर जो है कि हमने बेसिकली रेशो निकालनी है कि डिजीज लोगों के अंदर एक्सपोज या नॉन एक्सपोज ग्रुप में क्या रेशो थी, और उसको फिर हमने डिवाइड करना है कि नॉन डिजीज या नॉर्मल पॉपुलेशन की एक्सपोज या नॉन एक्सपोज की आपस में क्या रेशो थी। और ये थोड़ा सी और लगती है बात, लेकिन इसको आपने समझना है। ये बेसिकली दो रेशोज का आपस में कंपैरिजन है कि एक जो डिजीज हो जाती है तो उसके अंदर एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज की आपस में क्या रेशो है, और अगर डिजीज नहीं होती यानी नॉर्मल पॉपुलेशन होती है उसमें एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर का आपस में क्या रेशो है। तो इसीलिए अब मैंने ऑड्स रेशो का ये नीचे बनाया हुआ है कि वो लोग जो स्पेक्टिकल्स वाले हैं उनकी रेशो ये है कि उनमें से कितने लोग टीवी देखते थे और कितने लोग टीवी नहीं देखते थे। और इस रेशो और जो डिनोमिनेटर में रेशो है वो ये है कि कितने नॉर्मल लोग टीवी देखते थे और कितने नॉर्मल लोग टीवी नहीं देखते थे, यानी कि वो एक्सपोज नहीं हुए। तो अगर ही हम सारा इस फॉर्मूले के अंदर फिट करें तो हमारा आंसर बनता है 19। अब सॉरी, तो अब इस ऑड्स रेशो का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 19 टाइम्स ऑड्स हैं या चांस है कि जो केसेस थे दे वर एक्सपोज्ड टू द एक्सपोजर एज कंपेयर टू कंट्रोल। यानी कि इसका मतलब यह है कि 19 टाइम्स ये चांस है कि जिन लोगों को स्पेक्टिकल्स लगे हुए थे वो एक्सपोज्ड हुए थे करीब टीवी देखने के एज कंपेयर टू जिन लोगों को स्पेक्टिकल्स नहीं लगे हुए थे। तो बेसिकली ऑड्स रेशो के अंदर आप दो रेशियोज को आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। डिजीज वाला ऊपर पोर्शन आएगा जिसके अंदर एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड होगा, और उसको फिर हमने नॉन डिजीज या नॉर्मल का एक्सपोज और नॉन एक्सपोज की रेशो के साथ कंपेयर करना है। और जब ये सारी सॉल्व हो जाता है तो इसको हम ऑड्स रेशो कहते हैं। सो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि हम यहाँ जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो हम नॉर्मल पॉपुलेशन का और डिजीज पॉपुलेशन का कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि डिजीज पॉपुलेशन के अंदर कितने परसेंट चांस था कि उनके अंदर एक्सपोजर हुआ और कितने परसेंट चांस था नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर उनके अंदर कि वो एक्सपोजर हुआ। तो इस बात का मतलब यह है कि 19 टाइम्स जो है ना ये चांस है कि अगर आप मायोपिक हैं तो आप एक्सपोज्ड हुए थे अपनी जिंदगी के अंदर करीब देखने से टीवी को, या टीवी को करीब देखने से आप मायोपिक हुए थे।
एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो मायोपिक नहीं हुए थे। तो इसके अंदर जो हमारी पॉपुलेशन का कंपैरिज़न हम कर रहे हैं, वो हम उन्हीं लोगों का कर रहे हैं जो हमने स्टार्ट की थी जिनसे स्टडी, यानी कि केसेस और कंट्रोल्स के। ये बात जो है रिलेटिव रिस्क के अंदर जाके और इम्पोर्टेंट हो जाएगी और मैं आपको वहाँ बताऊँगा इन दोनों के अंदर डिफरेंस, कि इस बात का और रिलेटिव रिस्क की बात में क्या डिफरेंस आ जाता है। अब ऑड रेशो 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 भी हो सकती है। अब ग्रेटर देन 1 का मतलब तो आपको पता चल गया है कि ये 19 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, कि 19 टाइम्स ये चांस है कि अगर आप मायोपिक हैं, तो आप एक्सपोज़्ड हुए थे टीवी को करीब से देखने के, और एज़ कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग डिज़ीज़ नहीं थे या लोग मायोपिक नहीं थे। अगर ऑड रेशो 1 आ जाती इस सिनेरियो में, तो इसका मतलब ये होता कि कोई भी डिफरेंस नहीं आया मायोपिक्स में, कि वो आइदर वो टीवी देखते थे या नहीं देखते थे, एज कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग मायोपिक नहीं थे। इसी तरह ऑड रेशियो जो है वो लेस देन वन भी हो सकती है। लेस देन वन का क्या मतलब है? जैसे सनलाइट है, उसके पीने से ऑस्टियोप्रोसिस का रिस्क कम हो जाता है। तो सनलाइट हमारा एक्सपोजर ऑफ इंटरेस्ट है और डिजीज हमारी ऑस्टियोप्रोसिस है। तो सनलाइट का बेसिकली प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स है, तो ऑड्स रेशो फिर उसमें हाफ हो जाती है। फर्ज करें तो हाफ अगर ऑड्स रेशो हो जाएगी, और तो उसमें सिनेरियो के अंदर क्या आएगा कि ये हाफ टाइम या 0.5 टाइम इस बात का चांस है कि अगर आप ऑस्टियोपोरोटिक हैं, तो आप एक्सपोज्ड हुए थे सनलाइट से। मतलब कि एज़ कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग ऑस्टियोपोरोटिक नहीं थे। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि अगर आपने सनलाइट ली होती, तो 2 टाइम्स चांस हो जाता कि आप में ऑस्टियोपोरोसिस ना होती। सो इसलिए और रेशो अगर कम है एक्सपोज़र के अंदर, तो ये एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी स्टडी आती है वो सुनिए, नेक्स्ट हमारे पास स्टडी है वो है कोहॉर्ट स्टडी। तो कोहॉर्ट स्टडी जो है ना वो अ, उसी तरह की स्टडी है जिस तरह हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं कि 2 ग्रुप्स होते हैं केसेस, लेकिन इसके अंदर जिस तरह केस कंट्रोल के अंदर हम केस और कंट्रोल लेते हैं, इसके अंदर जो कोहॉर्ट के अंदर हम एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप लेते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं कि आइदर दोनों में डिजीज़ हुई है कि नहीं हुई। तो जो जोन-सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम रिलेटिव रिस्क के अंदर लगाते हैं, सॉरी, जोन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम कोहॉर्ट स्टडी के अंदर लगाते हैं, उसको हम रिलेटिव रिस्क कहते हैं। तो इसमें सेम उसी तरह ही है कि जो 7 वर्टिकल कॉलम हैं, उसमें हम एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप में लिखेंगे, और जो टॉप वाला कॉलम है, उसके अंदर हम डिज़ीज़्ड और नॉन डिज़ीज़ को रखेंगे। और फिर हमारा उसी तरह जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था कंटिजेंसी टेबल, ए, बी और सी और डी बन जाएगा। मुख्तलिफ ब्लॉक्स। तो ये जो स्टडी जिसको हम अपनी एक स्टडी के तौर पे लेंगे, उसके अंदर हम इमेजिन करते हैं कि बचपन के अंदर जो है ना, अमूमन हमें डाँट पड़ती थी कि ज़्यादा हेडफ़ोन्स जब आप लगाते हो तो वॉइस थोड़ी ज़्यादा ना रखा करो, उसका साउंड वॉल्यूम थोड़ा कम रखा करो, ताकि जो है ना हियरिंग पे इफ़ेक्ट होता है, और हम उस टाइम अनसुनी और सुनी कर देते थे। तो फिर मैंने रिसेंटली एप्पल के उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव फीचर देखा कि आप अपनी जो हेडफ़ोन्स हैं उनको 70 डेसिबल तक रख सकते हो, कि उससे ज़्यादा की वॉइस या साउंड जो है ना वो आप ना सुनो, ताकि जो है ना आपकी प्रोटेक्शन हो सके हियरिंग की। तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई तो स्टडी हुई होगी। तो हम भी एक स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं कि हेडफ़ोन्स जो लाउड हेडफ़ोन्स हैं, या हेडफ़ोन सुनने से क्या हियरिंग लॉस होता है कि नहीं? सो हमारे पास क्या एक्सपोज़र, हमारे पास जो एक्सपोज़्ड ग्रुप है वो हैं जो लोग हेडफ़ोन यूज़ करते हैं और लाउड जो है ना साउंड पे म्यूज़िक सुनते हैं। तो हम उनको हेडफ़ोन ग्रुप कहते हैं। और एक जो है ना हमारे पास नॉर्मल लोग हैं जो कि नहीं यूज़ करते हेडफ़ोन या बहुत ही माइनर यूज़ करते हैं, तो हम उनसे नो हेडफ़ोन ग्रुप कहेंगे। तो अब हम देखेंगे कि दोनों ग्रुप को फॉलो करेंगे और दोनों में देखेंगे हेयरिंग रिड्यूस हुई है कि नहीं हुई। तो ये मैंने ईयर बनाया हुआ है, उसके साथ जो एरो डाउनवर्ड्स है, इसका मतलब क्या है कि इनकी हेयरिंग रिड्यूस हुई है। तो हमने बेसिकली देखना है कि हेडफोन ग्रुप में हेयरिंग लूज हुई है या नॉर्मल ग्रुप में हेयरिंग लूज हुई है। तो
एक हाइपोथेटिकल हमने स्टडी की, उसमें 100 हमारे पास वो लोग थे जो हेडफ़ोन ग्रुप के थे, यानी कि वो लाउड हेडफ़ोन यूज़ करते थे, और 100 वो लोग थे जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन के थे, जो कि नहीं यूज़ करते थे हेडफ़ोन को। अब हमने देखा कि जो 100 अ, लोग हेडफ़ोन ग्रुप के अंदर जो लोग हैं, उनमें से कितने लोगों को हियरिंग यूज़ हुई। हमने 4-5 साल स्टडी किया, 5 साल की स्टडी करने के बाद हमें पता चला कि 20 लोगों को उनमें से हियरिंग लॉस हो गई है, और 100 वो लोग जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन के थे, जो कि हेडफ़ोन यूज़ नहीं करते, तो उनमें से भी 2 लोगों को हियरिंग लॉस हो गई है। तो अब ये बात तो हमें समझ आती है कि कुछ ना कुछ इश्यू तो चल रहा है, कि ज़्यादा जो हेडफ़ोन यूज़ कर रहे थे, हम उसमें हियरिंग लॉस ज़्यादा हो रही है, लेकिन अब हमने इसको क्वांटिफ़ाई कैसे करना है? तो उसके लिए जो-सी हम स्टैटिस्टिक मेज़र करेंगे, जिससे हमें क्वांटिफ़ाई कर सकेंगे इस रिस्क को, उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क। तो हमने 2 ग्रुप्स लिए। जो हेडफ़ोन वाला ग्रुप है, उसमें 100 लोग थे, तो ये मैंने 100 एरो के साथ बना दिया है, तो 100 हमारे यहाँ आएँगे। और जो हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन के हैं, वो भी मैंने एरो के साथ 100 लिखा हुआ है, ये टेबल के साथ। अब जो अगर आप नीचे देखें, तो नीचे जो है ना 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, हेडफ़ोन ग्रुप और नॉर्मल ग्रुप। उसके अलावा हियरिंग लॉस और नॉर्मल हियरिंग। नॉर्मल हियरिंग का मतलब है उनके अंदर हियरिंग लॉस नहीं हुई। तो हमें ऊपर स्टडी से ये पता चला था कि 20 लोग ऐसे थे जिन लोगों को हियरिंग लॉस हो गई थी, और वो एक्सपोज़्ड हुए थे किससे? हेडफ़ोन वो हाई वॉल्यूम से। तो हमने ऐसे ग्रुप को हमने ये यहाँ लिख दिया 20 वाले, यानी ए कॉलम के अंदर। फिर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन लोगों ने हेडफ़ोन यूज़ किया, और उन लोगों में हियरिंग लॉस नहीं हुआ। तो वो कितने लोग थे? तो हमने 100 में से जब 20 को माइनस किया, तो 80 आंसर आ गया। इसी तरह कुछ लोग ऐसे थे जो नॉर्मल पॉपुलेशन के थे, और उनके अंदर हियरिंग लॉस हो गई थी। तो वो लोग कितने थे? वो 2 थे। तो हम 2 को हम सी कॉलम में हम लिख देंगे। और उसके बाद हमने ये देखना है कि कितने लोग नॉर्मल पॉपुलेशन के थे जिनको डिजीज़ नहीं हुई, या उनकी हेयरिंग नॉर्मल रही है। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमने 100 में से 2 को माइनस करना है, तो 98 आ जाएगा। अब हमें इनिशियली ये नहीं पता था कि कितने हमारे ग्रुप के अंदर टोटल हेयरिंग लॉस हुई है, या कितने हमारे ग्रुप में टोटल जो है ना हेयरिंग जिनकी नॉर्मल रही है। तो जिनमें हेयरिंग लॉस हमारी हुई है, तो हमने 20 और 2 को प्लस कर दिया, तो हमारे पास नीचे वाले कॉलम में हमारा आंसर आ गया, जो बिल्कुल बॉटम में है, 22 आ गया। और कितने लोगों को हियरिंग लॉस नहीं हुआ, या नॉर्मल रही है उनकी हियरिंग, वो हमारे पास 178 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है, यही वाला टेबल आगे मैंने कॉपी पेस्ट किया, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि रिलेटिव रिस्क होता क्या है। तो रिलेटिव रिस्क का मतलब ये है कि जो जितने भी हमारे पास एक्सपोज्ड लोग थे, जिन्होंने भी लाउड हेडफोन सुना था, उनमें से कितने लोगों को जो है वो डिजीज हो गई। और इस चीज को हम कंपेयर करेंगे कि जितने भी नॉर्मल पॉपुलेशन के लोग थे जिन्होंने हेडफोन यूज नहीं किया, उनमें उनमें से कितने लोगों को डिजीज हो गई। तो ये हमारे पास टोटल जो है, हमारे पास कितने लोग थे जिन्होंने हेडफोन यूज किया, वो 100 थे। तो ये जो कॉलम है 100 वाला, ये हमने लिख दिया डोमिनेटर में, और सॉरी डिनोमिनेटर में। और जितने लोग हमारे पास जो है ना हेडफोन यूज कर रहे थे, और उनके अंदर हियरिंग लॉस हो गया, वो हम 20 थे, तो वो हमने ऊपर वाले जगह पे लिख दिया है। और यानी कि 100 में से 20 लोगों को हियरिंग लॉस हुई थी, जो लोग हेडफ़ोन यूज़ कर रहे थे। अब नॉर्मल पॉपुलेशन में से भी 2 लोगों को हियरिंग लॉस हो गई थी। तो 2 जो है, ये नॉर्मल पॉपुलेशन और हियरिंग लॉस का हम 2 लिखेंगे, और नीचे जो टोटल अनएक्सपोज़्ड थे, या टोटल नॉर्मल पॉपुलेशन थी, वो हमारी कितनी थी? वो 100 थी। जब हम इन सारों को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास रिलेटिव रिस्क आता है 10। यानी कि जो एक्सपोज़्ड हुए थे, उनके अंदर कितनी डिज़ीज़ हुई, और इसको हम रिलेटिव से इसे हम कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों से जो कि एक्सपोज़ नहीं हुए थे, और उन्हें फिर भी डिज़ीज़ हो गई। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं, हम इनको आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो रिलेटिव रिस्क का क्या मतलब है? अब जो हमारे पास 10 आंसर आया है, इसका मतलब ये है कि 10 टाइम्स देयर इज़ अ मोर रिस्क ऑफ डिज़ीज़ इफ यू आर एक्सपोज़
एज कंपेयर टू योर नॉन एक्सपोज्ड। और इस स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हमारे पास ये आंसर है कि हमारे पास हियरिंग लॉस का 10 टाइम रिस्क बढ़ जाता है अगर इफ यू आर यूजिंग अ हेडफोन एज कंपेयर टू दोज लोग हु डू नॉट यूज हेडफोन। अब आपने डिफरेंस देखा ऑड रेशो और रिलेटिव रिस्क के अंदर। ऑड रेशो के अंदर हम लोग जब कंपेयर कर रहे थे तो हम लोग कंपेयर कर रहे थे डिजीज वर्सेस नॉन डिजीज के अंदर, और हम देख रहे थे कि डिजीज के अंदर कितना ये चांस है कि उसके अंदर एक्सपोज्ड हुआ होगा वर्सेस नॉन डिजीज के। लेकिन यहाँ रिलेटिव रिस्क के अंदर हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अगर आपके अंदर डिजीज है तो उसका कितने टाइम्स चांस बढ़ जाता है अगर आप हेडफ़ोन यूज़ कर रहे थे वर्सेस या आप एक्सपोज़र ले रहे थे वर्सेस नॉन एक्सपोज़र। तो इसके अंदर जो कंपैरिज़न ग्रुप है वो नॉन एक्सपोज़र और एक्सपोज़र का है। लेकिन जो ऑड्स रेशियो थी उसके अंदर जो कंपैरिज़न ग्रुप था वो डिज़ीज़ वर्सेस नॉन डिज़ीज़ का था। तो ये ऑड्स रेशियो की तरह ये भी 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है और लेस देन 1 हो सकता है। तो ग्रेटर देन 1 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं। 1 का मतलब इसी तरह है कि उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सपोज़ में और नॉन एक्सपोज़ के अंदर। और लेस देन 1 का मतलब ये है कि जो भी हम एक्सपोज़र ले रहे हैं उसका बेसिकली एक प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट आ रहा है। अ, एक्सपोज़ ग्रुप में डिज़ीज़ जो है वो कम हो रही है और जो नॉन एक्सपोज़्ड है उनके अंदर डिज़ीज़ ज़्यादा हो रही है। तो फिर जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारा रिलेटिव रिस्क लेस देन 1 बन जाता है। ओके। सो ये उम, थोड़ा-सा जो है ना ये पॉइंट कन्फ्यूज़िंग था मुझे भी जो है ना, इस बात की अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती। इवन अब भी मैं इस फ़ॉर्मूला को कन्फ्यूज़ कर लेता हूँ। आई होप सो कि आप इस फ़ॉर्मूला को कन्फ्यूज़ ना करो, जितनी मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग ली है वो मैं आपको बता सकूँ। इसीलिए मैं बार-बार इस चीज़ को हैमर करने की कोशिश करता हूँ कि ताकि हमें पता चल जाए हमने ऑड्स रेशियो और रिलेटिव रिस्क के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करना है। अब टेबल्स सारों का सेम है, ठीक है? एक्सपोज्ड एक साइड पे आएँगे, ऊपर हॉरिज़ॉन्टल कॉलम में डिज़ीज़, नॉन डिज़ीज़ आएँगे। जो ब्लॉक्स हैं एक्सपोज्ड डिज़ीज़ का उसको हम ए कहते हैं। जो एक्सपोज्ड नॉट डिज़ीज़ है उसको हम बी कहेंगे। नॉट एक्सपोज्ड लेकिन फिर भी डिज़ीज़ होगी उनको हम सी कहेंगे। नॉट एक्सपोज्ड और नॉन डिज़ीज़ को हम डी कॉलम कहेंगे। तो ऑड्स रेशियो के अंदर बेसिकली ये रेशियो है कि जिन लोगों के अंदर डिज़ीज़ हुई है, उनके अंदर एक्सपोज़र और अ, उनकी नॉन एक्सपोज़र के उनमें क्या रेशो है, और इस रेशो को हम कंपेयर करेंगे कि जिन लोगों को डिजीज नहीं हुई उनके अंदर एक्सपोजर और नॉन एक्सपोजर के अंदर क्या फर्क है। तो आप देखें कि जो डिजीज वाले लोग हैं ए और सी वो एक रेशो है, और नॉन डिजीज या एक्सपोज्ड और नॉन डिजीज नॉट एक्सपोज्ड ये दूसरी रेशो है बी और डी। और इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो जो फॉर्मूला बनता है ना वो सिंपल बन जाता है, क्योंकि डिनोमिनेटर होने की वजह से डी ऊपर चला जाता है और बी और सी नीचे रह जाते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है ए डी डिवाइडेड बाई बी और सी। इसी तरह रिलेटिव रिस्क के अंदर अब ये रेशो नहीं है। अब हम बेसिकली देख रहे हैं कि जितने लोगों के अंदर एक्सपोज़र हुआ था, उनमें से कितने लोगों को डिज़ीज़ हुई और उसका हम रिलेटिवली कंपैरिज़न कर रहे हैं उन लोगों के साथ कि जिनके अंदर एक्सपोज़र हुआ था, उनमें से कितने लोगों को डिज़ीज़ हुई है। सो इसके अंदर जो डिज़ीज़ और एक्सपोज़्ड लोग हैं, वो तो ए ही है, लेकिन जो टोटल एक्सपोज़्ड हैं, वो सिंपल ए नहीं है। ए के साथ बी भी है, जो लोगों को एक्सपोज़र हुआ लेकिन उनको डिज़ीज़ नहीं हुई, तो हमने ए प्लस बी हमारा हो गया। इसके साथ जो है हमारा नेक्स्ट जो है डिज़ीज़ और नॉन एक्सपोज़, वो लोग जिन्होंने एक्सपोज़र नहीं लिया, बेचारे जिनके अंदर फिर भी डिज़ीज़ हो गया है, वो होगा सी। और जिनके अंदर तो और लेकिन डिवाइडेड बाय ये टोटल नॉन एक्सपोज़्ड है। तो अब सिर्फ़ बेचारे सी जो हैं वो अकेले तो नहीं हैं जिन्होंने एक्सपोज़र नहीं लिया, साथ-साथ डी ने भी एक्सपोज़र नहीं लिया था। लेकिन उनके अंदर डिज़ीज़ नहीं हुई, तो ये आ जाएगा सी प्लस डी। अम, तो रिलेटिव रिस्क जो है हमारा उसका फ़ॉर्मूला जो है वो ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? टोटल एक्सपोज़्ड। और सी क्या है? सी हमारे बेचारे हैं जिन्होंने एक्सपोज़र नहीं भी लिया और फिर भी उनको डिज़ीज़ हो गई है। और
उसके बाद सी प्लस डी। तो ये फॉर्मूला आपने रिलेटिव रिस्क का याद रखना है, और ऑड रेशो का फॉर्मूला है ए डी डिवाइड बाई बी इंटू सी। सो इसी तरह जब हम इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास ये 2/2 का ही टेबल आता है। जैसे कि जहाँ हमारा रिस्क आ रहा था, अब जब हम कोई इंटरवेंशन करेंगे, जैसे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल करते हैं, उस केस के अंदर हम इंटरवेंशन को रिस्क वाली जगह पे रखेंगे, और जहाँ हमने ऊपर वाले कॉलम में डिजीज़ लिखा था, अब हम वहाँ आउटकम लिखेंगे कि हमारी आउटकम क्या आई है। अब हमारे फर्ज़ करें कि हमारी आउटकम ये थी कि नॉर्मल स्कोर और स्लीप का या क्या फ़र्क है? क्या कोई स्कोर स्लीप बेहतर होने से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं? तो हमने इंटरवेंशन की, हमने अपने स्टूडेंट्स को सुलाना शुरू कर दिया टाइम के ऊपर 8 बजे या 9 बजे। तो ये एक हमारा स्टूडेंट है, ये 9 बजे सो रहा है। तो इस तरह का हमारा एक पूरा ग्रुप था, वो 100 लोग थे। और इसी तरह हमारे वो लोग थे जिनके अंदर हमने कोई इंटरवेंशन नहीं की, वो रात को 12 बजे सो रहे हैं, 10 बजे सो रहे हैं, वो उनका एक अलग ग्रुप है। तो ये जो हमारा ग्रुप है, ये इंटरवेंशन वाली जगह पे आ जाएगा। और उसके अलावा जो हमारा आउटकम था, वो हम देख रहे हैं कि क्या कोई स्कोर बढ़ा है, या फिर ये है कि स्कोर नॉर्मल रहा है। या हम यहाँ अपनी मर्ज़ी से आउटकम चेंज भी कर सकते हैं कि स्कोर डिक्रीज़ हुआ है या नॉर्मल रहा है। तो ये हम आउटकम डिफरेंट कर सकते हैं। तो इस पूरी बात को समझाने का मकसद ये है कि जो हमारी आउटकम है, वो हमारी ऊपर हॉरिजॉन्टल कॉलम में आएगी, और जो हमारा डिजीज जो हमारी इंटरवेंशन है, वो हमारी एक्सपोजर वाली जगह पे यानी कि वर्टिकल कॉलम के अंदर आएगी। और उसी तरह हमने इस ब्लॉक्स को भी ए बी सी और डी करके डिवाइड कर दिया है। तो अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स की तरफ आ रहे हैं, लेकिन लेट मी अश्योर यू, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, जब हमारा रिस्क फैक्टर होता है एक्सपोजर, और हम डिजीज को स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर हमने ये देखना होता है कि हम एक एक्सपोजर को कितना डिफरेंस हम डाल सकते हैं, कि जो लोग एक्सपोज्ड हुए थे, नॉन एक्सपोज थे, उनके दरमियान क्या डिफरेंस था रिस्क का। और इस चीज़ को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एट्रीब्यूटेबल जो रिस्क है, इसके अंदर बेसिकली जो लोग एक्सपोज्ड हुए हैं और जो हमारे नॉन एक्सपोज्ड हैं, उनके दरमियान हम डिफरेंस देख रहे होते हैं। ये एट्रीब्यूटेबल, तो रिलेटिव रिस्क के अंदर अगर हम कितने लोगों को डिजीज हुई है एक्सपोज्ड ग्रुप में, हम कंपेयर कर रहे थे उन लोगों को कि कितने लोगों को डिजीज हुई है नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप में। तो इसमें अगर हम कंपेयर कर रहे थे, तो इसके अंदर एट्रिब्यूटेबल रिस्क के अंदर हम डिफरेंस देख रहे हैं उन दोनों ग्रुप्स के अंदर। आसान अल्फाज के अंदर हम कह सकते हैं कि लाउड हेडफोन सुनने की वजह से जो कितने लोगों को हम मंसूब कर सकते हैं कि उनमें हेयरिंग लॉस होगा या उनमें रिस्क होगा, और उसका हम डिफरेंस करेंगे उन लोगों से जिनके अंदर हेयरिंग लॉस होगा, अगर वो लाउड हेडफोन यूज नहीं करते। तो ये बेसिकली जो है, इसके अंदर हम माइनस का फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंस को हम देख रहे हैं एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड ग्रुप के अंदर। इसके इसी तरह जो है ना, एक एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन होती है कि इंटरवेंशन करने की वजह से हमारे जो आउटकम है, उसके अंदर अ, एक चीज़ का रिस्क कितना कम हो जाता है। किसी ड्रग से जो है हार्ट फेलियर का रिस्क कितना कम हो जाएगा, सीकेडी का रिस्क कितना कम हो जाएगा। तो जब हम एक ड्रग को यूज़ कर रहे हो, तो वो हमारा एक्सपोज़ ग्रुप होता है या इंटरवेंशन ग्रुप होता है। तो उसके अंदर हमारे पास जो इंटरवेंशन ग्रुप का फार्मूला है, वो है ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, और जो नॉन इंटरवेंशन ग्रुप है, उसका फार्मूला है सी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। सो ये हम देख रहे हैं कि रिस्क डिफरेंस क्या है द बिटवीन द ग्रुप जिसके अंदर हमने जो है कोई इंटरवेंशन नहीं की। क्योंकि हमने कोई इंटरवेंशन नहीं की, उसमें हमेशा रिस्क अमूमन ज़्यादा ही होगा, और एज़ कम्पेयर टू उस ग्रुप के जिसके अंदर हमने इंटरवेंशन की, और उसके अंदर, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला
हो जाएगा वो एट्रिब्यूटेबल रिस्क से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन के अंदर। तो इसके अंदर सी जो है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर हमने इंटरवेंशन नहीं की, लेकिन फिर जो है ना इसके अंदर जो है ना हमारा मतलब का आउटकम आ गया। तो उसको हम डिवाइड करेंगे सी प्लस डी से और माइनस करेंगे हम ए से, जिसके अंदर हम इंटरवेंशन की और हमारी मतलब की आउटकम आई है, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, जिन टोटल लोग जिनके अंदर हमने इंटरवेंशन की है। तो ये फॉर्मूला और एट्रिब्यूटेबल रिस्क का फॉर्मूला बिल्कुल जो है ना आप समझ लें कि इंटरचेंजेबल है, बस एक में एक चीज पहले आ गई है, दूसरे में दूसरी चीज पहले आ गई है। तो इसका सिंपल जो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन का मकसद मकसद ये होता है कि हमारी इंटरवेंशन करने से एक स्पेसिफिक डिजीज की जो है कितना उसके अंदर कमी आ गई है उसके रिस्क के अंदर। ठीक है? जो एट्रिब्यूटेबल रिस्क है उसका मतलब ये था कि हमारे एक्सपोज़र होने की वजह से कितनी पॉपुलेशन के अंदर वो डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, और उसके अंदर और ना एक्सपोज़र करने से फिर कितना होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इंटरचेंजेबल हैं, फ़ॉर्मूला आगे-पीछे हो गया है, इस चीज़ को बस आपने अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद अब हमारे पास एक एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन है और हमारे पास उसके साथ एक अ, और टर्म है जो कि उसके कंपेरेबल टर्म है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव रिस्क रिडक्शन। अ, तो इस सिचुएशन के अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए हमने 2 ग्रुप्स लेने हैं। एक वो ग्रुप है जो ब्रश टीथ करता है, ये हमारी इंटरवेंशन है, और उसके कंपेरेबल वो ग्रुप है जो कि ये इंटरवेंशन नहीं करता। टॉप के ऊपर हमारे पास जो हमारी अनडिजायर्ड आउटकम है, हम उसको पहले लिखेंगे, जो कि बेसिकली येलो टीथ है, और जो हमारी डिजायर्ड आउटकम है वो है वाइट टीथ, वो हम बाद में लिखेंगे। तो उन लोगों में जिन लोगों ने ब्रश किया और उन लोगों में येलो टीथ हो गए, वो 2 हैं 10 में से। और उन लोगों ने जिन्होंने ब्रश नहीं किया और उनके येलो टीथ हो गए हैं 8, जो कि हमारे सी ब्लॉक के अंदर आया है, और टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है जिन लोगों ने ब्रश नहीं किया वो भी 10 है। तो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन ये है कि हमारे दरम कि क्या डिफरेंस आया है रिस्क का उन लोगों के अंदर जिनमें हमने इंटरवेंशन नहीं की और उनमें जिनमें हमने इंटरवेंशन की। तो जो हमारा इंटरवेंशन ग्रुप का रिस्क था वो है ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यानी कि अनडिजायर्ड आउटकम इंटरवेंशन वाले ग्रुप में कितने आई है और टोटल कितने लोगों में इंटरवेंशन हुई है। और नॉन इंटरवेंशन ग्रुप के अंदर जो हमारी अनडिजायर्ड आउटकम आई है वो शो करेगी विद कॉलम, सॉरी विद द ब्लॉक ऑफ सी, और जो टोटल हम लोगों ने जिन लोगों में इंटरवेंशन नहीं की उनकी जो होगी ब्लॉक होगा वो होगा सी प्लस डी। तो अब हम इन दोनों ग्रुप्स का आपस में डिफरेंस करेंगे, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन आ जाती है। तो इस केस के अंदर जो हमारी एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन आएगी वो होगी सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी, इसको हम माइनस करेंगे ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो 8/10 जो है वो हमारा सी प्लस सी बाई डी है, और जो ए है वो हमारा 2 है, तो ए प्लस बी हमारे पास 10 है। तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन आई है इंटरवेंशन करने से, वो हमारे पास आई है 60%। अब हमने देखना है कि रिलेटिव रिस्क रिडक्शन क्या चीज़ है। सो रिलेटिव रिस्क रिडक्शन भी एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन की तरह है रिस्क डिफरेंस, लेकिन फिर जो भी हमारे पास रिस्क डिफरेंस आ जाता है उसको हम कंपेयर करते हैं कि जिस ग्रुप के अंदर हमने इंटरवेंशन नहीं की उस ग्रुप के रिस्क के साथ। यानी कि इसके अंदर हमने ऊपर हमने रिलेटिव रिस्क रिडक्शन ही कैलकुलेट की है, यानी कि सी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। तो ये हमारे, और इसको फिर हमने डिवाइड कर लिया है कि हमारा रिस्क कितना था उस ग्रुप के अंदर जो कि हमारा कंट्रोल था जिसमें हमने कोई भी इंटरवेंशन नहीं की, यानी कि सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। सो जो इसके अंदर फॉर्मूला बना है वो 8/10 माइनस 2/10, जो कि हमारे पास 6 है, डिवाइडेड बाय 8/10। तो इस केस के अंदर
हमारे पास जो रिलेटिव रिस्क रिडक्शन है वो 75% है। सो ये अमूमन जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी अपने जो रिस्क रिडक्शन है उसको दिखाने के लिए अमूमन ये चीज़ शो करते हैं, रिलेटिव रिस्क रिडक्शन, कि हम इसको कंट्रोल ग्रुप के साथ भी हम फर्दर कंपेयर कर रहे हैं। और जो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन है वो थोड़ी कम होती है और रिलेटिव रिस्क रिडक्शन थोड़ी ज़्यादा रिस्क रिडक्शन को शो करती है। तो ये जब डाटा शो करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले, तो वो ये इस डाटा को यूजली शो कर रहे होते हैं। इसके अलावा अब एट्रिब्यूटेबल रिस्क के साथ और एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन, जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है, इन्हीं से एक नंबर फर्दर हम डिराइव करते हैं कि कितने लोगों को अगर हम एक रिस्क फैक्टर से एक्सपोज करेंगे तो उनमें से एक बंदे को डिजीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने अगर हासिल करना है इस नंबर को, तो हम वो कैसे हासिल कर सकते हैं? इस नंबर को हम कहते हैं नंबर नीडेड टू हार्म। यानी कि कितने लोगों को हम हेडफ़ोन सुनाएँगे तो उनमें से एक बंदे को हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो इसके अंदर जो सिंपल फ़ॉर्मूला है वो ये है कि 1 डिवाइडेड बाय एट्रिब्यूटेबल रिस्क, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय जो भी एट्रिब्यूटेबल रिस्क हमारा होगा, अ, वो हमें पता बता देगा कि हमें कितने लोगों को एक्सपोज़र देंगे तो उनमें से एक बंदे को हार्म होगा। इसी तरह एक और नंबर है जिसको हम कहते हैं नंबर नीडेड टू ट्रीट। इसका मतलब है कि कितने लोगों के अंदर हम इंटरवेंशन करेंगे तो उनमें से एक बंदे की जो है ना वो ट्रीटमेंट होगी या एक बंदे की ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगी। अ, इस केस के अंदर जो हमने फॉर्मूला है उसके अंदर हमने 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास नंबर नीडेड टू ट्रीट आ जाएगा। यानी कि जिस तरह एट्रिब्यूटेबल रिस्क और एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन के अंदर हमने एक फ़ॉर्मूला आगे-पीछे कर दिया था। इसी तरह उन 2 फ़ॉर्मूलाज़ की मदद से हम एक और नंबर जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि कितने लोगों को हम एक्सपोज़ करेंगे, तो एक बंदे को डिज़ीज़ होगी, नंबर नीडेड टू हार्म। कितने लोगों में हम इंटरवेंशन करेंगे, तो एक बंदा ट्रीट हो जाएगा, नंबर नीडेड टू ट्रीट। तो ये फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं, जब हम इनको इस तरह करके करते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना, वो हमारे पास आ जाती हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नंबर है एक सिंपल चीज़ को दिखाने के लिए कि एक ट्रीटमेंट कितनी इफ़ेक्टिव है। अगर 20 लोगों के अंदर हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उनमें से एक बंदा ट्रीट हो रहा है, वो प्रोबेबली इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, अगर हम 5 लोगों को एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इनमें से एक बंदा ट्रीट हो रहा है, तो उस केस के अंदर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये हमें पता चल जाता है कि कौन-सी ट्रीटमेंट मोस्ट इफ़ेक्टिव है। ये यूजुअली जो है हमने कैलकुलेट करनी होती है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर भी आते हैं। अब ये थोड़ा-सा सॉरी, तो केस फर्टिलिटी रेट के अंदर क्या है कि केस जितने केसेज़ हैं उनमें से कितने लोगों की डेथ्स या फर्टिलिटी हो गई है और उसको हमने मल्टीप्लाई बाय करना है 100 से। यानी कि अगर 1000 लोगों के केसेज़ हैं, फर्टिलिटी यानी कि डेथ्स 2 लोगों की एमआई में हुई है, तो हमने 2 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब है केस फर्टिलिटी रेट इसका 0.2 है। और मोर्टेलिटी रेट भी थोड़ा-सा इससे मिलता-जुलता है, लेकिन इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि डेथ्स पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन कितनी हुई हैं। किसी भी स्पेसिफिक कॉज़ की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोचते हैं कि एमआई की वजह से 80 डेथ्स हुई हैं 1 साल में 1000 पीपल में, तो उसका जो मोर्टेलिटी रेट आएगा वो आएगा 80 डिवाइडेड बाय 80 इन 1000 पॉपुलेशन। लेकिन क्रोनिक किडनी डिजीज़ की हम अगर देखें मोर्टेलिटी रेट वो ये है कि 40 डेथ्स हुई हैं इन 1000 इन 10,000 2 सालों के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि 20 जो हैं वो पर ईयर हो रही हैं क्योंकि 40 जो हमारे पास नंबर आया था 2 सालों का है। इसका मतलब है 20 डेथ्स हो रही हैं प पर 10,000 पॉपुलेशन, लेकिन हमें तो 1000 में चाहिए ना, तो हमारे पास 2 डेथ्स हो रही हैं क्रोनिक किडनी डिजीज़ की 1000 पॉपुलेशन के अंदर ड्यू ड्यू टू क्रोनिक किडनी डिजीज़, ठीक है? ये मतलब एक कॉज़ की वजह से। अच्छा, अब अटैक रेट ये होता है कि कितने लोग एक्सपोज़्ड हुए हैं और उनमें से कितने लोग बीमार हो गए हैं। जैसे कि अगर 100 लोगों ने रेस्टोरेंट में ईट किया है और 10 लोगों को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है, तो
उस केस के अंदर जो अटैक रेट होगा वो 10% होगा। इसी तरह अगर 100 लोगों बीच पे गए हैं और उन्होंने सन ब्लॉक नहीं यूज़ किया था और 100 के 100 लोग सनबर्न हो गए हैं, तो उसमें जो अटैक रेट होगा वो 100% होगा। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होती है किसी भी कंट्री के अंदर, अगर हमें देखना हो कि पॉपुलेशन क्या ग्रो कर रही है, क्या स्टेबल है, क्या डिक्लाइन हो रही है। ये जो अमूमन टॉप पे बना हुआ है, इसके अंदर जो है एक पिरामिड शेप आता है। इसका मतलब ये होता है कि यंग लोगों के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर जो ओल्ड है वो कम होते जा रहे हैं, और जो टॉप पे ओल्ड है उनके अंदर वो सबसे ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसको डिवाइड करते हैं मेल और फीमेल का। जब इस तरह का एक पिरामिड शेप का या ट्रायंगुलर शेप का एक पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक ग्राफ बनता है, इसका मतलब होता है पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए जो ओल्डर पॉपुलेशन है उनकी जल्दी डेथ्स हो रही है। उनका बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है, और इसीलिए जो है यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनकी मोर्टेलिटी रेट भी अच्छी खासी हाई है, क्योंकि हर स्टेप के ऊपर पॉपुलेशन माइनस होती जा रही है। इसके बाद एक और पॉपुलेशन है जिसको हम कहते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। इसके अंदर ये है कि ये पॉपुलेशन स्टेबल होती है, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्ग होती है। आप देख रहे हैं कि कॉलम्स के अंदर ग्रो करते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड एज में जाके वैसे ही जो पॉपुलेशन है उसका कम कम होता है, जो प्रोपोर्शन आप कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है नीचे के जो डेकेड्स हैं ना वो स्टेबल रहते हैं, और इसमें बर्थ रेट लो होता है और मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी लो होता है। फिर एक पॉपुलेशन होती है जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है। इस पॉपुलेशन के अंदर जो यंग लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि बर्थ रेट बहुत लो होता है, और इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट कम होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत लंबी होती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर में जब ये यंग एज टॉप पे पहुंचेगी, तो नीचे जो है फर्दर जो है ना यंग एज का और डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि उनकी बर्थ रेट भी और कम हो जाएगी। ये वाला जो डिक्लाइनिंग है, ये रिसेंटली जापान के अंदर देखा गया है, जो उनका डेमोग्राफिक जो है ना, और ये काफ़ी वरीसम है। और अगर पाकिस्तान में हम देखें तो ये जो पिरामिड शेप है ये है जहाँ ग्रोइंग हमारी पॉपुलेशन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ क्वेश्चन जो कि मैंने बनाया है, ताकि अ, जो भी हमने पढ़ा है उसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सके, कितनी चीज़ समझ आई है। और उसके बाद जो है ना मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो स्टॉप कर लो, जो भी हो सके रफ पेपर पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का आपको भी पता चल जाए, अगर कोई गैप वगैरह हैं वो भी फिल करने में हमारी हेल्प हो सके। तो तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो हमने ये एक बिल्कुल ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, और मैंने इसकी एग्जांपल ज़्यादा ग्रूसम इसीलिए बनाई है ताकि आपके जहन में थोड़ी स्टिक कर सके। So imagine a school runs an experiment to see if slapping can help students pass a challenging final exam. तो स्कूल है उनका थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया है, और वो देख रहे हैं कि क्या कोई स्लैपिंग जो है उसकी वजह से हमें स्टूडेंट्स को फेलियर से बचाने के लिए या पास करवाने में कोई हेल्प आउट हो रही है। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए हैं 100 स्टूडेंट्स के। अ, और जो फर्स्ट ग्रुप है वो स्लैपिंग उसको होती है, ठीक है, उसको थप्पड़-थप्पड़ लगाते हैं। जो सेकंड ग्रुप है उसको कोई थप्पड़-थप्पड़ नहीं, वो आराम से पढ़ाई करता रहता है। अच्छा, फिर उन्हें एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो 100 स्टूडेंट जिनको उन्होंने थप्पड़ लगाए थे, उनमें से 20 स्टूडेंट्स इन द स्लैपिंग ग्रुप फेल्ड द एग्जाम। वो 20 स्टूडेंट फेल हो गए हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन जो 40 स्टूडेंट्स इन द कंट्रोल ग्रुप आल्सो फेल्ड, वो ग्रुप जिसके अंदर कोई स्लैपिंग नहीं थी और वो नॉर्मल पॉपुलेशन के लोग थे और वो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे थे, 40 स्टूडेंट उस ग्रुप में फेल हो गए हैं। तो based on this data, how many students needs to receive slapping to prevent one student from failing the exam? तो हमने कितने स्टूडेंट्स को स्लैप करना है ताकि हम एक स्टूडेंट को फेल होने से बचा सकें। तो अब हम इसमें 2-3 लेवल की चीज़ें हैं जो हमने करनी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने लिखा हाउ मेनी स्टूडेंट्स नीड टू रिसीव दिस स्लैपिंग टू प्रिवेंट वन स्टूडेंट फ्रॉम फेलिंग द एग्जाम। तो वो हमारे से एक अनडिजायर्ड आउटकम से पूछ रहे हैं कि कैसा बचा जाए अगर हम इंटरवेंशन
कितने स्टूडेंट को हम ये इंटरवेंशन करेंगे तो हम अनडिजायर्ड आउटकम से बच सकते हैं। तो ये जो चीज़ हमसे माँग रहे हैं वो है नंबर नीडेड टू ट्रीट। अब नंबर नीडेड ट्रीट का फ़ॉर्मूला अगर आप याद करें, वो फ़ॉर्मूला था 1 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन निकालनी है कि जो कंट्रोल ग्रुप है उसके अंदर कितने लोग फेल हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कंट्रोल ग्रुप। और इसके बाद हमने उसको माइनस करना है कि कितने लोग फेल हो गए इंटरवेंशन के बावजूद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ जितने लोगों में हमने इंटरवेंशन की है। तो अब जो लेकिन ये सबसे पहले हमने इस डाटा को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे 100 स्टूडेंट्स 2 ग्रुप्स में जाने चाहिए। एक स्लैपिंग ग्रुप में और एक दूसरे ग्रुप में। तो जो स्लैपिंग ग्रुप के अंदर है वो 100 हम लिखते हैं साइड के ऊपर, ठीक है? लेकिन इसमें हमें पता चला है कि 20 लोग इसके अंदर फेल हुए हैं जो कि हमारी नॉट डिजायर्ड आउटकम थी, वो फेल हो जाते हैं। और और जो डिजायर्ड हमारी आउटकम थी पास होने वाली या फेल नहीं होने वाली, उसमें 80 रह जाते हैं स्लैपिंग वाले के। और जो हमारी अब इंटरवेंशन जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था वो नो के तौर पे यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसको स्लैपिंग नहीं हुई, उसमें 40 लोग फेल हो जाते हैं। तो उसके अंदर हम ये 40 लिख देंगे और उसके बाद जो हमारा नॉन फेलियर वाला ग्रुप है उसके अंदर अगर हम 40 को 100 से माइनस करें तो 60 आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें अ, तो जो हमारा ग्रुप है ए बी और सी और डी के हिसाब से, तो जो हमारा फेल और स्लैप्ड ग्रुप बनता है वो ए बनता है। स्लैप्ड लेकिन वो फेल नहीं हुआ वो हमारा बी ग्रुप बनेगा। उसके अंदर नो स्लैपिंग लेकिन वो फिर भी फेल हो गए हैं वो 40, सॉरी नो स्लैपिंग लेकिन वो फेल हो गए क्योंकि उनमें कोई इंटरवेंशन नहीं हो रही थी तो वो 40 बनेंगे। और नो स्लैपिंग और नॉट फेल्ड वो हमारा 60 यानी कि डी ग्रुप बनेगा। तो जो हमारा एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन का फॉर्मूला था वो सी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी था। तो इसमें सी जो है वो हमारा 40 है। वो लोग जो फेल हो गए उनमें कोई इंटरवेंशन नहीं वो 40 थे। और और टोटल हमारी पॉपुलेशन थी जिसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं हुई वो 100 थी। वो ग्रुप जिसमें स्लैपिंग हुई थी उसमें 20 फेल हो गए थे और हमारी टोटल पॉपुलेशन स्लैपिंग वाले ग्रुप की 100 थी। तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो एब्सोल्यूट रिस्क रिडक्शन आ जाती है वो आती है 20%। अब 20% रिस्क रिडक्शन है तो हमने क्या करना है, हम डिवाइड करेंगे। नंबर नीड टू ट्रीट का मतलब ये है कि हम कितने लोगों के अंदर स्लैपिंग करेंगे तो हमारा वन इवेंट ऑफ फेलियर बच सकता है या अनडिजायर्ड आउटकम बच सकता है। तो ये 1 डिवाइड बाई 20% आएगा। 20% का मतलब क्या है, 20/100। तो 100 भी हमारा ऊपर जाएगा तो इसका आंसर आएगा 5। यानी कि 5 लोगों के अंदर अगर हम स्लैपिंग करेंगे तो उसकी वजह से अ, एक जो बचा है वो फेल होने से बच सकेगा। तो ये हमारा हो जाएगा नंबर 82 ट्रीट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।